Hello everyone, welcome back. Hope you are doing good. In the last video, we dived deep into Python modules, exploring their purpose and functionality. Now, it's time to put our knowledge to the test. In this video, we have exciting challenge ahead, solving questions based on Python modules. We will not only test our understanding, but also sharpen our problem solving skills. Let's talk about the weightage of this chapter. You will be getting one question for 1 mark in section A and there will be one question for 2 marks in the section D, which will be output based question. Alright, it's time to put our thinking caps on to unlock your problem solving skill. Are you ready for this adventure? So, without further delay, let's start solving some mind blending questions. फ्रॉम दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व कर लेते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस। तो 1 मार्क के लिए हमें क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग के लिए आ सकता है। तो पढ़ लेते हैं असर्शन क्या है। टू यूज अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉडल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉडल। या दिस इज ट्रू, वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉडल बिफोर यूजिंग इट। इसका रीजन क्या दिया है। इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉडल। और ये तो फॉल्स है क्योंकि इम्पोर्ट स्टेटमेंट हमें एज अ फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना होता है प्रोग्राम में। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। वी हैव वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन पढ़ लेते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। या दिस इज ट्रू, लाइब्रेरी में काफी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो रीजनिंग क्या दिया है। अ फंक्शन इन मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन। ये भी ट्रू है क्योंकि फंक्शन हम उसीलिए लिखते हैं ताकि हमारा कोड सिंपल हो जाए और हम उसे रीयूज कर पाए, तो रिपीटेशन भी अवॉइड कर सकते हैं। Both assertion and reasoning are true, but the reasoning is not the correct explanation of the assertion. यहाँ पे हम लाइब्रेरी के बारे में बोल रहे हैं और यहाँ पे हम फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Let's proceed with the next question. We have to tell the building function or method from the math model, जिसके पैरामीटर में हम दे रहे होंगे 5.8 और हमें मिल रहा होगा नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर 5। तो गिवन नंबर को स्मॉलेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास होता है फ्लोर फंक्शन। तो इसका आंसर है फ्लोर फंक्शन। हमारे पास वैसे ही एक सेल फंक्शन भी होता है जो बिगर इंटीजर नंबर देता है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सीलिंग तो ऊपर होती है तो हमें एक नंबर अप के तरफ देखना है, ऊपर देखना है। फ्लोर नीचे होती है तो हमें डाउन देखना है, तो हमें मिल रहा होगा छोटा नंबर। और एक क्वेश्चन है हमारे पास विच इज फॉर 1 मार्क। हमें बताना है बिल्डिंग मैथमेटिकल फंक्शन जिससे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देती है। ये जस्ट लाइक मॉड वर्क करता है जो हमने मैथ्स में पढ़ा है। कोई भी हम उसे निगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। वी हैव वन मोर क्वेश्चन इन विच वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स विच वी नीड फॉर दिस फंक्शन। तो साइन तो एक मैथमेटिकल फंक्शन था, तो हमें पता है मैथमेटिकल फंक्शन तो सारे मैथ मॉड्यूल में है। और ये जो फंक्शन है ये तो रैंडम नंबर जनरेटर है जो कि होता है रैंडम मॉड्यूल में। तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रैंडम मॉड्यूल। वी हैव सम मोर क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स, सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है जिसे हमें पहले सॉल्व करना होगा और हमने उस पे राउंड फंक्शन अप्लाई किया है। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं और आपको तो पता है कि एक्सप्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने काफ़ी सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके हमें मिल रहा है 30.55। इवेल्युएटेड वैल्यू पे हमने अप्लाई किया है राउंड फंक्शन जो कि राउंड ऑफ करेगा टू द 1 प्लेस। आपने मैथ्स में भी राउंडिंग पढ़ी है, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो हमें इसका आंसर मिल रहा होगा 30.6। हमें 1 प्लेस के लिए राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए हम ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम ये रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शंस यूज़ कर रहे होंगे। तो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि जब हम सॉल्व करें हमें आसानी होगी। हमारे पास पहला फंक्शन होता है रैंडम।
ये जो रैंडम फंक्शन है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है और उसकी रेंज फिक्स होती है। ये 0.0 से 1 तक हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो एंड वैल्यू है ये एक्सक्लूसिव होती है, मतलब इंक्लूड नहीं होती। तो 1 तो हमें कभी नहीं मिलेगा। हम ये सोच सकते हैं कि हमें एक 0.99 नंबर मिल रहा होगा। हमारे पास और एक फंक्शन है रैंड इंट। ये रैंडम इंटीजर नंबर्स जनरेट करता है और इसकी रेंज a to b है, b इसमें इंक्लूड होता है। थर्ड फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं रैंड रेंज। इसमें हम रेंज मेंशन कर सकते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप वैल्यू भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट ऑप्शनल होता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। अगर हमने मेंशन नहीं किया तो ये 0 से लेगा। और स्टेप वैल्यू भी ऑप्शनल होती है, अगर हमने मेंशन नहीं की तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 1 होती है। इस फंक्शन में भी जो आउटर वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो मेंशन किए हुए वैल्यू से एक कम वैल्यू तक हमारे नंबर्स जनरेट हो रहे होंगे। इसमें हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम स्टेप वैल्यू मेंशन कर सकते हैं, तो नंबर कितने से इंक्रीमेंट होंगे ये हम स्पेसिफाई करते हैं। इसका डिफरेंस याद रखिए, रैंडम में आउटर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, इसमें आउटर वैल्यू इंक्लूड होती है, इसमें भी आउटर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है और ये दोनों इंटीजर नंबर जनरेट करते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हम प्रोसीड करते हैं और कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कोड है जिसमें हमें पॉसिबल आउटपुट फाइंड आउट करना है। हमें एक से ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? हमें तो इसे सॉल्व करना इजी लगता है अगर हम इसका एक ड्राई रन टैबुलर फॉर्म में ले लें। तो फर्स्ट लाइन चेक करते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन यूज़ किया है रैंड इंट और हमें पता है कि इसमें आउटर लिमिट इंक्लूड होती है। तो हमें नंबर मिल रहे हैं 0 to 3। यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है। इस फॉर लूप का यूज़ करते हुए हम हर एक एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एक्सेस कर रहे हैं। तो i की पॉसिबल वैल्यूज हमें ये मिल रही है जो कि लिस्ट के एलिमेंट्स है। अब जे लूप को समझ लेते हैं। फॉर लूप के साथ हमने रेंज फंक्शन यूज़ किया है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है और उसकी एंडिंग वैल्यू जो हमने मेंशन की है वो माई नंबर है। और हमें पता है माई नंबर में हमें वैल्यू मिल रही है 0, 1, 2, 3। तो जे की पॉसिबल वैल्यूज हमें ये मिल रही होगी 1, 0, 1, 1, 1, 2 और 1, 3। रेंज फंक्शन में भी हम स्टॉप इंक्लूड नहीं करते। अगर हम ये पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं तो रेंज फंक्शन 1 से 0 तक तो नहीं चल सकता, 1 से 1 तक भी नहीं चल सकता। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं तो रेंज फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे फॉर द वैल्यू 1 एंड 1, क्योंकि ये जो आउटर लिमिट है ये एक्सक्लूसिव होती है रेंज फंक्शन में। तो इस तरह फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा एक ही बार। तो हम प्रिंट कर रहे हैं आई। हमारे पास आई है येलो तो वो प्रिंट हो जाएगा। फॉलोड बाय दैट स्ट्रिंग वी हैव टू प्रिंट स्टार, तो हमें मिल रहा है येलो स्टार। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं तो हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा होगा 2 टाइम्स, तो हम उसे प्रिंट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है येलो स्टार वंस और येलो स्टार सेकेंड टाइम। तो ये हमारा पॉसिबल आउटपुट हो सकता है फॉर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई लूप। तो अब आपको आइडिया आ गई होगी कि इस कोड से हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या मिल रहा है। हम लिस्ट का हर एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसे हम या तो वंस या फिर ट्वाइस प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह ये प्रिंट होगा फॉर वाइट, ब्लैक और रेड। अब हम चेक कर लेते दिए गए ऑप्शंस। ऑप्शन ए अगर देखते हैं तो यहाँ तो रेड है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इवन सी ऑप्शन भी रॉन्ग है क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है वाइट। अब हम बी और डी को चेक कर लेते हैं। हमें एक बार येलो स्टार मिल सकता है। अब नेक्स्ट लाइन में चेक करते हैं, हमें वाइट स्टार मिल रहा है, ये भी पॉसिबल है। हमें एक बार वाइट स्टार या 2 बार वाइट स्टार मिल सकता है। लेकिन जब हम नेक्स्ट 2 लाइंस देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और यहाँ पे रेड 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारा लूप सिर्फ एक बार या 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। आप भी इसी तरह ये अप्रोच फॉलो कीजिए और ड्राई रन करके एक्सपेक्टेड आउटपुट गेस कीजिए। अगर आपको पहले ही आइडिया आ जाएगा तो सभी पास के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देख के भी हमें आइडिया आ जाएगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन और कौन सा रॉन्ग है।
तो इसी तरह का और एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। एक से ज़्यादा आउटपुट आ सकते हैं। हमने यहाँ पे एक लिस्ट इनिशियलाइज की है कुछ नंबर्स के साथ, हमने उसे री इनिशियलाइज किया तो ये तो ओवरराइट हो गई वैल्यूज़। बिगिन वेरिएबल में हम देख लेते हैं हमें क्या नंबर्स मिलेंगे विद दिस रैंड इन फंक्शन। तो रैंड इन फंक्शन में हमने लिखा है 1,3, तो हमारे नंबर्स होंगे इस तरह, क्योंकि रैंड इन फंक्शन आउटर लिमिट को इंक्लूड करता है। इसी तरह हमने और एक वेरिएबल लिखा है लास्ट, जिसमें हमें वैल्यूज मिल रही है 2, 2, 4, तो लास्ट की वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 4। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यूज है बिगिन से लेके लास्ट +1 तक। तो हम देख लेते हैं लास्ट +1 हमें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3, 4, 5। तो हमें यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या मिलेंगे, अगर हम देखते हैं विथ वैल्यू 1 तो ये लूप एग्जीक्यूट हो सकता है 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 4 तक और 1 से लेके 5 तक। इसी तरह अगर हम 2 को कंसीडर करते हैं तो हमें कॉम्बिनेशंस मिलेंगे 2 से लेके 3 तक, फिर 2 से लेके 4 तक और नेक्स्ट हमें मिल रहा होगा 2 से लेके 5 तक। अगर हम ये लास्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें मिलेगा 3, 3, हमें मिल रहा होगा 3, 4 और नेक्स्ट हमें मिल रहा होगा 3, 5। अब हम ये पूरे 9 कॉम्बिनेशन के लिए तो एग्जीक्यूट करके नहीं देख सकते, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। कभी भी अगर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा हमें आउटपुट पहले देख लेना है ताकि हम कुछ ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, क्या हमें पता चल जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 वैल्यूज़ मिल रही है, तो हमारा लूप भी 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो हमें ये वैल्यूज़ मिल रही होगी। तो आप इसे चेक कीजिए कि कौन सा लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है इसमें से। तो 1 से लेके 3 तक मतलब एक्चुअली ये लूप चल रहा है 1 से लेके 2 तक, क्योंकि रेंज फंक्शन में हमें पता है ये जो आउटर लिमिट होती है ये एग्जीक्यूट नहीं होती। वैसे ही ये लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक और ये नेक्स्ट लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। इस तरह हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन से ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और इस कॉम्बिनेशन से ये लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। और प्रिंटफ स्टेटमेंट के साथ हम पॉइंट्स ऑफ सी प्रिंट कर रहे हैं। सी की वैल्यूज़ हमें मिल रही है 1, 2 और 3। हम सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पॉइंट्स ऑफ 1 तो हमें मिल रहा है 50, फिर पॉइंट्स ऑफ 2 हमें मिल रहा है 20 और पॉइंट्स ऑफ 3 हमें मिल रहा है 40 और इसके बीच में हम ऐड कर रहे हैं हैश सिंबल, तो यहाँ पे हम वो ऐड कर देंगे। तो हमारा ये आउटपुट पॉसिबल आउटपुट हो सकता है जो हमें दिख रहा है कि सी में है। यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉम्बिनेशन के साथ हम 3 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पॉसिबल वैल्यूज़ मिल रही है 2, 3 और 4। तो इसके हम एलिमेंट्स देख लेते हैं। अब सेकेंड इंडेक्स पे हमारे पास है 20, थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास है 40 और फोर्थ इंडेक्स पे हमारे पास है 45। तो इसके बीच में हम अब लगा लेते हैं हैश सिंबल, तो हमारा ये एक पॉसिबल आउटपुट हो सकता है। हमें अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं और ये तो पॉसिबल भी नहीं क्योंकि 5 इंडेक्स तो है भी नहीं। तो गिवन ऑप्शन में से हमें ये पता चल रहा है कि हमें ये बी आउटपुट भी मिल रहा है और हमें सी आउटपुट भी मिल रहा है। तो ये जो डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ ट्रिक है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। Let's practice one more 1 mark question. The more and more you will practice, you will get an idea how to solve this type of questions. तो हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं विद द टेबुलर फॉर्म। फॉर लूप में n की वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है रेंज फंक्शन में 2 से लेके 5 तक और स्टेप वैल्यू है 2, तो ये 2 से इंक्रीमेंट होगा। तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है 2, नेक्स्ट वैल्यू हमें मिलेगी 4, तो ये n की पॉसिबल वैल्यूज़ है। फॉर लूप में हम यूज़ कर रहे हैं रैंड रेंज फंक्शन 1, n 1, n मीन्स 1, 2
and in case of rand range function we don't include the outer range, so this will be 1 comma 1. Ultimately we will get one random number, that is 1. In the next pass the value of n will be 4, so 1 comma 4 will be actually 1 comma 3. That's why we are getting these numbers 1, 2 and 3. So the generated random number we are going to print using print statement followed by star. So this is the output of the first pass, 1 star. In the next pass we may get this type of output, 1 star, 2 star or 3 star. Now let's look at the option. स्टार्टिंग में तो हमें मिल रहा है 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. अगर हम अपना पॉसिबल आउटपुट देखते हैं तो 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा. ए ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है. In this way we practice some 1 mark questions. Now it's time to proceed with the 2 marks questions. It is generally output based questions which will be based on the random model. अब तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. तो चलिए इसे भी ड्राई रन कर लेते हैं. हमारे पास एक लिस्ट है जो हमने इनिशियलाइज की है कुछ वैल्यूज़ के साथ. अब हम फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने लिखी है वैल्यू 1,3. तो आउटर लिमिट तो एक्सक्लूड होती है, तो ये एग्जीक्यूट होगा 1,2 के लिए. इट मीन्स दिस फॉर लूप इज गोना एग्जीक्यूट 2 टाइम्स. फॉर लूप के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को रैंड इन फंक्शन के साथ कुछ वैल्यूज दी है, तो अब हम वो चेक कर लेते हैं. तो फर्स्ट वेरिएबल को क्या पॉसिबल वैल्यूज मिल रही होगी हम देख लेते हैं. रैंड इन फंक्शन तो हमें पता है आउटर लिमिट को इंक्लूड करता है, तो 2 से लेके 5 तक हमें नंबर्स मिल रहे होंगे. तो 2, 3, 4, 5 ये नंबर्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम उसमें से एक सबट्रैक्ट कर रहे हैं. तो सबट्रैक्ट करने के बाद हमें नंबर्स मिले 1, 2, 3, 4. अब नेक्स्ट वेरिएबल जो सेकंड है उसे क्या वैल्यूज मिल रही है 3 से लेके 6 तक. तो 3, 4, 5, 6 जिससे हम 2 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें अगेन सेम वैल्यूज मिली 1, 2, 3, 4. अब हमारे पास है नेक्स्ट वेरिएबल जो कि थर्ड वेरिएबल. इसमें हमने लिखा है 1,4, तो हमें मिल रही है वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4. ये भी आप देख सकते हैं सेम ही है. प्रिंट स्टेटमेंट से हम क्या प्रिंट कर रहे हैं m ऑफ फर्स्ट, m ऑफ सेकेंड और m ऑफ थर्ड. तो हम यहाँ पे पहले इसके इंडेक्स लिख लेते हैं. ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, 2 है, 3, 4 और 5. आप जब ये वैल्यूज़ देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इंडेक्स स्टार्ट 1 से हो रहा है. तो जो 0th इंडेक्स पे नंबर है 5 वो तो कभी प्रिंट नहीं होगा, तो हमें ये आउटपुट कभी नहीं मिलेगा. इसके साथ आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इंडेक्स 5 भी हमें नहीं मिल रहा है जो कि है वैल्यू 30. तो इस आउटपुट में 30 था, तो ये भी हमें नहीं मिल रहा है. अब रिमेनिंग ऑप्शन है 1 और 4, इसे हम चेक कर लेते हैं. अब इस फर्स्ट ऑप्शन को केयरफुली देखिए. यहाँ पे हम जब प्रिंट कर रहे हैं तो लास्ट में हैश सिंबल हम हमेशा प्रिंट कर रहे हैं जो कि इस आउटपुट में मिसिंग है, तो ये आउटपुट भी हमें नहीं मिल रहा है. तो करेक्ट आउटपुट हमारा होगा 4th वन. जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले आपको आउटपुट चेक कर लेना है. अगर उससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो ये सॉल्व करने में काफ़ी इजी होगा. तो 2 मार्क्स के कैटेगरी में हमारे पास और एक क्वेश्चन है. अब आपको तो आइडिया आ ही गई होगी कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए. होप आपने इसको सॉल्व किया होगा. इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट तो फाइंड आउट करना ही है. इसके साथ हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ये हम आगे पढ़ लेंगे क्या है. हमेशा याद रखिए कि यहाँ हमें एक से ज़्यादा आउटपुट भी मिल सकता है. तो चलिए इसे ड्राई रन कर लेते हैं. हमने एक लिस्ट इनिशियलाइज की है और हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं इस रेंज में. तो 2 to 0 और हमने लिखा है -1. तो आउटर लिमिट तो एक्सक्लूडेड रहती है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा फॉर द वैल्यू 2 एंड फॉर द वैल्यू 1. तो ये पॉसिबल हमें वैल्यूज मिल रही होगी k की. लूप में हम इनिशियलाइज कर रहे हैं एक वेरिएबल को और हम यूज कर रहे हैं रैंड रेंज फंक्शन. रैंड रेंज फंक्शन में हम मेंशन करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू. यहाँ पे हमने एक ही पैरामीटर लिखा है, मतलब वो है स्टॉप वैल्यू. अगर हम स्टार्ट मेंशन नहीं करते तो वो स्टार्ट होता है 0 से. अगर स्टेप मेंशन नहीं करते हैं तो ये
बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। और एक बात हमें रैंड रेंज में याद रखना है कि स्टॉप वैल्यू इंक्लूसिव नहीं होती है, तो हम उससे एक माइनस लेते हैं। तो रैंड रेंज ऑफ k मतलब क्या हुआ, यहाँ पे k की वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं की है तो वो 0 हो जाएगी। तो वैल्यूज़ हमें एक्चुअली 0 to 2 मिलनी चाहिए, लेकिन ये आउटर लिमिट भी इंक्लूसिव नहीं होती, ये एक्सक्लूसिव होती है, उससे एक कम तक हमें वैल्यू लेनी होती है। तो ये नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 and 1, तो हमें ये 2 वैल्यूज़ मिल रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे एज ए इंडेक्स कंसीडर करते हुए हम लिस्ट के एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं। तो 0th प्लेस पे हमारे पास है स्टॉप, उसके बाद हम ऐड कर रहे हैं हैश सिंबल, तो हमें स्टॉप हैश मिल रहा है। और जब हम इंडेक्स 1 लेंगे तो हमें मिलेगा वेट हैश, ये इसका 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड इंडेक्स है। ये तो हो गया फर्स्ट पास में हमें ये पॉसिबल आउटपुट मिलेंगे। सेकेंड पास में हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी 1, तो जब हम रैंड रेंज में 1 वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये एक्चुअली 0 to 1 है। हमें पता है आउटर लिमिट इंक्लूड नहीं होती, तो अल्टीमेटली ये 0,0 है, तो हमें मिला सिर्फ एक नंबर 0। और 0th इंडेक्स पे हमारे पास है स्टॉप और हम कॉन्कैटनेट कर रहे हैं उसे हैश के साथ। अब हम इस आउटपुट को इस ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। हमारा आउटपुट देखते हैं तो हमें कभी भी सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा है, जो कि 3 ऑप्शन में है, तो ये तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अल्टीमेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा और सही में वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमें ये कॉम्बिनेशन मिल सकता है, वेट हैश एंड स्टॉप हैश। तो इस तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन था, इसे हमें भूलना नहीं है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है जो वेरिएबल r को हम असाइन कर रहे होंगे जब k की वैल्यू 2 होगी। तो आप देख सकते हैं जब k की वैल्यू 2 थी हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो r को हम मिनिमम वैल्यू दे रहे हैं 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो हम इसे प्रॉपरली लिखेंगे, जब k इक्वल्स टू 2 था तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r क्या थी और मिनिमम वैल्यू ऑफ r क्या थी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 1 है और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 है, ये हमें r की वैल्यूज़ मिल रही है। इस तरह आपको दिए गए सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, अदरवाइज अननेसेसरी 1 मार्क आप मिस कर जाएंगे। 1 मार्क हमें आउटपुट गेस करने में था और 1 मार्क हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए था। चलिए हम अपने प्रैक्टिस को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक लास्ट क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। अगर आपको इसे सॉल्व करना आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है कुछ नंबर्स के साथ और हम क्या कर रहे हैं, एक लोअर और अपर वेरिएबल को कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं यूजिंग रैंड इन फंक्शन। अब हमें रैंड इन फंक्शन, रैंडम और रैंड रेंज फंक्शन क्लियर है। रैंड इन फंक्शन में अपर लिमिट इंक्लूडेड होती है, तो हमें क्या नंबर्स मिल रहे हैं, लोअर में 1 से 3 है तो 1 to 3 मिल रहा है, अपर में 2 से लेके 4 तक लिखा है तो हमें मिल रहे हैं नंबर्स 2, 3 और 4। ये हमारे पास एक लिस्ट है जिसके हम इंडेक्स पहले लिख लेंगे। हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए हमें कुछ k की वैल्यूज़ मिल रही है, तो k की वैल्यूज़ हमें मिलेगी लोअर कॉमा अपर प्लस 1। जो अपर की वैल्यूज़ है हमने उसमें एक ऐड कर लिया, तो अब हमें ये वैल्यूज़ मिल रही है 3, 4, 5 और हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा लोअर कॉमा अपर प्लस 1। और रेंज फंक्शन में अपर तो इंक्लूड नहीं होता, उससे एक हमें लेना होता है। तो अब हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलेंगे, यहाँ पे भी अगर हम लोअर की वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं तो अपर की वैल्यू तो हमें ये मिल रही है। इसी तरह 2 के लिए भी हमें ये अपर की वैल्यूज़ मिल रही होगी, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे होंगे, हमें सारे सॉल्व नहीं करने हैं। आउटपुट को देखिए और एक आइडिया आ जानी चाहिए कि हमें एक्चुअली क्या चाहिए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ये जो लूप है ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो किस कॉम्बिनेशन से आपको 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है लूप, वो कॉम्बिनेशंस आप ले लीजिए। ये जो वैल्यूज़ है अपर की जो हमने यहाँ पे लिखा है ये हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि रेंज फंक्शन में आउटर लिमिट तो इंक्लूड नहीं होती।
तो हमें उससे 1 माइनस करना होगा। 1 माइनस करना मतलब अल्टीमेटली हम ये वैल्यूज़ ले सकते हैं, या फिर इससे आप 1 माइनस कर लीजिए। अब चेक कीजिए कि कौन से कॉम्बिनेशन के साथ आपका लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन से 1,4 के लिए हमारा लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, और जब इस कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं तो एक भी कॉम्बिनेशन से हमारा लूप 3 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास ये मिल रही है। अब हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे पास 1 तो एलिमेंट ही नहीं है लिस्ट में। हमारा पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 to 4 हो सकता था। तो 1 पे है हमारे पास 30 और हम जाएंगे 3 तक, तो 30, 40, 50 ये एक करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है। और एक कॉम्बिनेशन से हम 3 टाइम्स एग्जीक्यूट करते हैं जो कि 2 to 5 है, मतलब 2 to 4। तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 2 to 4 इंडेक्स लेते हैं तो हमें मिल रहा है 40, 50 और 60, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं मिल रही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 3 से, जो कि हमारे पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो अल्टीमेटली हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन 4 में से सेकेंड ऑप्शन, जिसमें हमें 30, 40, 50 मिल रहा है। तो आपको जैसे भी समझ में आ रहा है आप उसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। आउटपुट तो हमने गेस कर लिया, अब हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी लोअर की और अपर की। जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया आप देख सकते हैं लोअर की क्या वैल्यूज़ थी, 1, 2, 3, इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो 3 है। इसी तरह अपर की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है 4। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसे सॉल्व कीजिए। इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व फॉर यू, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। And that wraps up our exciting session of solving questions on Python module. I hope you found the solutions helpful and gained some valuable insights along the way. But hey, before we move on, let's take a moment, hit the subscribe button and bell icon so that you will not miss any upcoming videos. I have a lot more in store for you. In the upcoming video, we will explore chapter number 5, file handling. So till then, keep learning, stay healthy. I will catch you in the next one.